और टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, एंजियो फाइब्रोमा का दूसरा नाम जो है वो नेज़ोफेरेंजियल फाइब्रोमा भी है। नेज़ोफेरेंजियल फाइब्रोमा, ठीक है। ये एक ट्यूमर है। ट्यूमर किस चीज़ का है? नेज़ोफेरिंक्स का। ये पता होना चाहिए कि एक नेज़ोफेरिंक्स का ट्यूमर है, ठीक है। अब ये ट्यूमर एंजियोफाइब्रोमा ना फीमेल्स में नहीं होता, इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ मेल्स। ये याद रखना है आपने, ठीक है। सबसे पहले बात कि एंजियोफाइब्रोमा का दूसरा नाम नेज़ोफेरेंजियल फाइब्रोमा है। इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ मेल्स और ये ट्यूमर है नेज़ोफेरिंक्स का, ठीक है। ट्यूमर कहाँ का है ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये नेज़ोफेरिंक्स का ट्यूमर है। इसकी एटियोलॉजी ये होती है कि मतलब मेल्स में ना ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट ट्यूमर है। मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है और अराउंड प्यूबर्टी होता है। तो इसका मतलब यही है कि जो ये ट्यूमर है इस जैसे कि नेज़ोफेरिंक्स है, नेज़ोफेरिंक्स में कोई हेमाटोमेटस जो है नीडस पड़ी हुई है किसी भी वेजल्स की, ठीक है। नेज़ोफेरिंक्स में कोई भी हेमाटोमेटस नीडस है वस्कुलर टिश्यू की, तो नेज़ोफेरिंक्स में कोई भी हेमाटोमेटस नीडस है वेजल्स का, ठीक है। जिन लोगों में ये ट्यूमर होना हो, जो कि प्री डिस्पोज हैं कि उनको ये ट्यूमर होगा, तो उस जो वेजल्स पे जब टेस्टोस्टेरोन एक्ट करेगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द एंजियोफाइब्रोमा। इस ट्यूमर के नाम से ही पता चल रहा है, एंजियो मीन्स वेजल्स, फाइब्रोमा मीन्स फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये ट्यूमर हमें पता चल गया नेज़ोफेरिंक्स का है, टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है कि वो नीडल्स ऑफ वेजल्स है, उन पर जब टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है तो वो उनको ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इस ट्यूमर की आपने साइट ऑफ ओरिजिन बताना है एंड ग्रोथ बतानी है, ठीक है। अब देखो साइट ऑफ ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें, ये अराइज कहाँ से करता है? ये अराइज करता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। ये पता होना चाहिए क्योंकि नेज़ोफेरिंक्स क्या है तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी से लाइन करेगा। अब देखो सपोज करो ये आपके पास एक नेजल कैविटी पड़ी हुई है, एनसी नेजल कैविटी। साइट ऑफ ओरिजिन पर ग्रोथ बतानी है ना इसकी हमने। अब नेजल कैविटी के पीछे क्या पड़ा हुआ है? नेज़ोफेरिंक्स पड़ी हुई है। अब बिल्कुल साइड पे यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? मैक्सिलरी साइनस है दोनों तरफ, ठीक है। अब मैक्सिलरी साइनस और नेज़ोफेरिंक्स के पीछे ये टीरिगो मैक्सिलरी फोसा पड़ा होगा, ठीक है। टीरिगो मैक्सिलरी फोसा, उसके पास आगे की तरफ क्या पड़ा होगा? इंफ्राटेम्पोरल फोसा। तो जब ये ट्यूमर ग्रो करेगा नेज़ोफेरिंक्स से नेजल कैविटी में आ सकता है, मैक्सिलरी साइनस को पीछे से जाके इन्वेट करेगा, टीरिगो मैक्सिलरी फोसा में जाएगा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जाएगा और पीछे की तरफ जाएगा तो टीरिगो पैलेटाइन फोसा में चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि साइट ऑफ ओरिजिन है इसकी पोस्टीरियर जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी है। फिर जब वो ग्रो करता है वो नेजल कैविटी में जाता है, वो नेज़ोफेरिंक्स में जा रहा है, वहाँ से टीरिगो पैलेटाइन फोसा में जा रहा है, मैक्सिलरी साइनस के पीछे से गुजर रहा है और उसको जब इस मैक्सिलरी साइनस को इरोड करेगा तो उस ट्यूमर को आगे की तरफ पुश करता है और यही इसका पैथोग्नोमिक साइन होता है जो हमें सीटी स्कैन पे मिलता है, ठीक है। टीरिगो मैक्सिलरी फोसा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा, चीक वगैरह, ठीक है। तो ये सारी अगर समझ में आ गई, दोबारा अगर बताऊँ तो ये नेजल कैविटी भरी हुई है, इसके पीछे नेज़ोफेरिंक्स है, नेज़ोफेरिंक्स के यहीं पीछे तरह के पास टीरिगो पैलेटाइन फोसा भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके इस साइड्स पे देखें तो हमारे पास मैक्सिलरी साइनसिस भरे हुए हैं। अभी मैक्सिलरी साइनस के राउंड पीछे आपके पास टीरिगो मैक्सिलरी फोसा और यहाँ पे इंफ्राटेम्पोरल फोसा, तो ये आपके पास नेज़ोफेरिंक्स से नेजल कैविटी में आ सकता है, टीरिगो पैलेटाइन फोसा में जा सकता है। मैक्सिलरी साइनस के राउंड टीरिगो मैक्सिलरी फोसा, टीरिगो पैलेटाइन फोसा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा और आपके पास चीक में आ सकता है। तो ये हो गई इसकी साइट ऑफ ओरिजिन एंड ग्रोथ, ठीक है। और ये ट्यूमर जो है ना, इसके बारे में ये याद रखना है, ईजीली ब्लीड, वस्कुलर टिश्यू है, ईजिली ब्लीड करेगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आ जाता है इसकी एक्सटेंशंस कहाँ कहाँ जाती हैं। एक्सटेंशंस को अगर हम बुक से ही देख लें तो हमें पता है कि ये ट्यूमर है। अभी सारा कुछ मैंने बता दिया कहाँ कहाँ जा सकता है। तो आपके पास नेजल कैविटी में जाएगा, जब नेजल कैविटी में जाएगा तो आपके पास क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा उसको, क्योंकि जब नेजल कैविटी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है ना तो जब जो सारा का सारा डिस्चार्ज होता है, क्योंकि वो नेज़ोफेरिंक्स में जाना होता है, जब वो डिस्चार्ज नेज़ोफेरिंक्स में नहीं जाएगा तो आपके पास नेजल डिस्चार्ज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा और एपिस्टैक्सिस के साथ करेगा, ठीक है।
उसके अलावा अराउंड पे क्या पड़ा हुआ है, पैरानेजल साइनसिस पड़े हुए हैं, तो उन साइनसिस को इन्वेट करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो टीरोगो मैक्सिलरी फोसा है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा है, और चीक में जाएगा। अच्छा, अब क्या पड़ा हुआ है, नेजोफेरिंग्स के ऊपर की तरफ अगर देखें तो क्या पड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ देखें तो ऑर्बिट पड़ी हुई है। तो अगर ये ऑर्बिट को जाके इन्वेट करेगा तो क्या मिलेगा आपको। अच्छा, ऑर्बिट को जब इन्वेट करता है ना, तो आपके पास एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर आता है जिसको कहते हैं फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी, ठीक है। फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी होती है। फिर क्रेनियल कैविटी में भी देखो, अब नीचे की तरफ क्या पड़ी हुई है, फेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स है, वहाँ पे भी जाएगा। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑर्बिट है, अगर ऑर्बिट से भी फर्दर जा रहा है तो वो क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उसकी, ठीक है। अच्छा, ऑर्बिट में प्रोसेस करेगा, फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी है। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा में जा सकता है और मिडिल क्रेनियल फोसा में जा सकता है, ठीक है। फिर हमने ना इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जो इस ट्यूमर के हैं ना, देखो पहली बात हमने बात की कि ये नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगी तो आपके पास प्रोफ्यूज एपिस्टैक्सिस होगी, ठीक है। प्रोफ्यूज एपिस्टैक्सिस होगी। सेकेंड, क्योंकि नेज़ल तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसकी स्पीच डी नेज़ल हो जाएगी, मतलब जो नेज़ल कंपोनेंट है उसकी स्पीच में से वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी स्पीच टोनलेस हो जाएगी, ऐसा ही है। अच्छा, एक तो मैंने बता दिया प्यूबर्टी के लेवल पे अफेक्ट करता है। देन आप देखो नेज़ोफेरिंग्स में यूस्टेकियन ट्यूब की भी ओपनिंग होती है। जब यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग ब्लॉक हो जाएगी उस टाइम क्या होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगी पेशेंट को। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ उसको ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन भी हो जाएगा, ठीक है। ये बातें हो गई। क्या क्या हो गया, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो गई, जो है वो एपिस्टैक्सिस और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी हो गया। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा ना अदर फीचर्स में जैसे वो जहाँ जहाँ वो प्रोट्यूड कर रहा था ना, जैसे ऑर्बिट में जा रहा था तो पेशेंट को प्रोप्टोसिस हो रही थी, ठीक है। उसके अलावा देखो अब क्योंकि ये क्रेनियल मतलब क्रेनियल कैविटी में भी जा रहा है तो क्रेनियल कैविटी के भी कुछ वहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं, जैसे क्रेनियल ऑर्बिट में जाएगा ना तो ऑर्बिट की एपेक्स सेंटर होता है ना, तो 2, 3, 4, 6 ये सारी की सारी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी और फिर इन नर्व्स के जो फंक्शंस है वो सारे भी इम्पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्योंकि ये देखो इसने नेज़ल कैविटी को भी करना है, इरोड करना है, तो फिर जो नेज़ल ब्रिज है उसको ब्रॉड कर देगा, ये ब्रॉडनिंग हो जाएगी नेज़ल ब्रिज की, ठीक है। नेज़ल ब्रिज की ब्रॉडनिंग है, प्रोप्टोसिस है। फिर अब क्योंकि ये मैक्सिलरी साइनस को भी पीछे से इरोड करेगा तो चीक की भी स्वेलिंग होगी, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ चीक भी है। और मतलब इस ये सारी चीज़ें इसके क्लिनिकल फीचर्स में आती हैं। आपने जब इसको डायग्नोस करना होता है ना, डायग्नोसिस की भी यही चीज़ है कि आपने इसको इसके क्लिनिकल जो फीचर्स हैं उनकी बेस पे आपने इसको डायग्नोस करना है, ठीक है। डायग्नोस तो कर लिया, आपको पता चल गया इसको एंजियोफाइब्रोमा है। फिर आप उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे, आपको क्या पता चलेगा कि ये एंजियोफाइब्रोमा जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसका एक्सटेंट क्या है, कितना वो किन किन चीज़ों को इन्वेट कर चुका है, क्रेनियली गया है, मतलब कहाँ कहाँ वो जा चुका है। उसके लिए हम उसको सीटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि ये वस्कुलर ट्यूमर है तो हमें कॉन्ट्रास्ट करवाना पड़ेगा। सेकेंडली हम उसको एमआरआई भी करवा सकते हैं, एमआरआई से हमें उसकी सॉफ्ट टिश्यू इन्वेजन का पता चल जाता है। थर्डली हम उसकी कैरोटिड एंजियोग्राफी करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन एरिया में जितनी भी सप्लाई आ रही है वो कैरोटिड सिस्टम है, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है, बट इसकी मोस्टली जो है वो एंजियोफाइब्रोमा की एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम से सारा वेजल्स आ रही हैं, ठीक है। तो हमने उसकी कैरोटिड एंजियोग्राफी भी करनी है, ओके हो गया। एंड देन जब आपने पता है अब इसकी ओनली ट्रीटमेंट तो सर्जिकल रिपेयर ही है ना, तो आपने इसकी एम्बुलाइजेशन भी करनी है इसकी फीडिंग वेजल्स की। देन सर्जरी से पहले आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी पूरा इंतज़ाम करके रखना है, मतलब इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी बट फॉर सेफ साइड आपने उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी वहाँ पे सारी इंतज़ाम करके रखने होते हैं।